हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आपने अपने मैथ्स के एग्जाम की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसी प्रिपरेशन को एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाएंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको 15-20 मिनट के अंदर पूरे के पूरे फॉर्मूलाज को रिवाइज करवा दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में आता है वो आता है रियल नंबर। अब देखो, रियल नंबर के अंदर एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि HCF इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर। ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखो कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर होता है। फिर इसके बाद में सेकंड आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर एक बेसिक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से याद रखो कि अगर एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कांस्टेंट, तो इसके दो जीरो होंगे अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप p के अंदर अल्फा पुट करेंगे x की जगह पे तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो यहां पे आता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो सम ऑफ जीरो जैसे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है माइनस ऑफ b बाय a। क्या होता है? माइनस ऑफ b बाय a होता है। और वहीं पर जो प्रोडक्ट होता है जीरोस का अल्फा इंटू बीटा वो होता है हमारे पास में c अपॉन में a, कांस्टेंट अपॉन a होता है। फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा कि सम आपको दे दिया जाएगा और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट भी दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि पॉलिनोमियल को फॉर्म करो, तो उसके लिए इक्वेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो आप इसके अंदर बोलेंगे कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस ऑफ यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होने वाला है। ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से बता देता हूं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू सम इंटू यहां पर हो जाएगा x और प्लस ऑफ यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको याद रखनी है इसकी कंडीशन। अब देखो, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब इनको सॉल्व करना है ना, तो बेसिक आपको काम करना होगा। एक तो आप इसके अंदर सिंपल सा सबसे पहले एडिशन करके देखना, ठीक है। सबसे पहले एडिशन करके देखना, क्योंकि एडिशन में क्या होगा कि कई बार आपको ये नेगेटिव मिल जाएगा और ये पॉजिटिव होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म। आपको ऐसे उसको कैंसिल आउट करना है, उसको एलिमिनेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद में ये जो दो लाइनें हैं इनके सॉल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। जैसे कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो उसकी कंडीशन जो होती है वो होती है हमारे पास में कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। अगर एक सॉल्यूशन चाहिए तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। और फिर इसके बाद में अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, जैसे कि नो सॉल्यूशन हो जाए, और इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं। तो इनकंसिस्टेंट कब होता है? इनकंसिस्टेंट जब होता है जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो यहां पर कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर इसके बाद में अगर हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन चाहिए कि भैया हमारे पास में तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाए, तो इसके लिए क्या करो, सभी को बराबर कर दो। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि हमारे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहने वाले हैं। और फिर इसके बाद में आता है अगला, जो कि है हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने जो जीरोस और प्रोडक्ट वाले थे वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में अब इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ रूट। अब देखो, नेचर ऑफ रूट्स क्या है? इसके दो रूट एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है इसका अल्फा, दूसरा होता है बीटा। अब इनका कुछ ना कुछ तो नेचर होगा, तो इसलिए हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं, वो करते हैं डी की वैल्यू से। और जो डी होता है यहां पे वो होता है बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4a से। आपको सिंपल सी जो भी इक्वेशन गिवन है उससे ए बी सी की वैल्यू निकालो, फिर डी की वैल्यू से चेक करना पहले कि क्या रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं क्या। तो यहां पर सबसे पहले हमारे पास में जो कंडीशन है वो है कि डी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर जीरो से बड़ा है तो यहां पे हमें कोई भी समस्या नहीं है, रियल और अनइक्वल रूट इस केस के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन ये जो सेकंड वाली कंडीशन है डी इक्वल टू जीरो वाली, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाती एग्जाम के अंदर आप ये क्वेश्चन देखोगे और खुश हो जाओगे कि भैया ने याद करवा दिया था। तो ध्यान रखना कि रियल और इक्वल रूट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी इक्वल टू जीरो करते हैं, जहां पे कि हमारे पास में रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि डी इज लेस देन जीरो, कि जब हमारा डी जीरो से कम होता है तो यहां पे क्या होता है, यहां पे कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। और फिर इसके
बाद में जो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर एग्जाम के अंदर आता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर आता है कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो आप जो भी आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर आपके पास में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इससे सॉल्व करो, आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको बस आंसर निकाल के आना है। तो यहां पर हमारे पास में रूट निकालने का जो तरीका रहेगा वो रहेगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में हो जाएगा यहां पे 2a। यहां पर दो कंडीशन बनेगी, एक पॉजिटिव के साथ में और एक नेगेटिव के साथ में फॉर्म होगा। और ये याद रखना यहां पर ये है माइनस ऑफ बी, क्योंकि एग्जाम के अंदर हम यही बोलेंगे, तो इसीलिए क्या याद रखोगे कि माइनस बी को आपको याद रखना है। एंड फिर इसके बाद में इफ डी इज इक्वल टू 0, अगर हमारा जो डी है वो 0 हो जाता है तो इस केस के अंदर जो रूट है वो क्या होंगे, जो रूट होंगे आंख बंद करके अगर आपको दिख जाए कि भैया इसके अंदर डी 0 हो रहा है तो आप सीधा बोल दो कि इसके जो रूट होंगे वो होंगे x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय 2a, इसके रूट होने वाले हैं और इक्वल रूट होंगे। और d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमने अभी देख लिया था। देन फिर इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपके पास में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे nth टर्म के ऊपर आएंगे, तो इसको याद रखो कि an इज इक्वल टू a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आएगा, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, वैसे हमने क्वेश्चन कल कर लिए थे। तो आप देखो इसके अंदर जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर कहा जाएगा कि आपकी जो a 9th टर्म है वो 8 टाइम्स ऑफ a 16th टर्म रहेगी और फिर उसके साथ में एक और कंडीशन गिवन रहेगी। तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर आप इसको लिखेंगे a प्लस ऑफ 8d और फिर इसके बाद में यहां पर आप लिखेंगे 8 इंटू a प्लस ऑफ 15d। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है सम ऑफ n टर्म्स के। अगर हमारे पास में n टर्म्स है तो उनका सम क्या होगा, तो उसका सम का फॉर्मूला होता है sn इज इक्वल टू n बाय 2 और इंटू होता है 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी होता है इसका हमारे पास में सम ऑफ n टर्म्स के। आपके पास मान लो 1000 टर्म है तो उसके लिए आप लिखोगे n की वैल्यू 1000 फॉर 2 इंटू फर्स्ट टर्म, फिर इसके बाद में n माइनस 1 इंटू डी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मतलब कि नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में ट्राइंगल्स। अब देखो जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स के अंदर आपको सबसे पहली जो चीज याद रखनी है कि अगर जो ट्राइंगल है सिमिलर होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसे कि अब ये दो ट्राइंगल है LMN और PQR, तो इसके अंदर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना इनके वो इक्वल होने वाले, जैसे कि एंगल L और एंगल P और एंगल M और एंगल Q और उसी के साथ में एंगल N और एंगल R जो है ये क्या होंगे, इक्वल एंगल होते हैं अगर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर। क्या है, अगर ये सिमिलर है तो ये कंडीशन होती है। और उसी के साथ में एक और कंडीशन आती है कि इनकी जो साइड्स होती है उनका जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि आप कर सकते हैं LM अपॉन में PQ इज इक्वल टू MN अपॉन में QR इज इक्वल टू NL अपॉन में PR। ये हमारे पास में प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट होते हैं, मतलब कि प्रोपोर्शनल होते हैं ये। और फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, अगली एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के अंदर। देखो दो इसमें से अगर ये आएगा तो या तो एक कंडीशन दी होगी दूसरी प्रूव करनी है, अगर दूसरी दी हुई होगी तो आपको फर्स्ट कंडीशन को प्रूव करना है। तो ये है क्या, इसका डायग्राम ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है, जिसके अंदर की एक ट्रायंगल होगा और इसमें जो DE है ये पैरेलल रहेगी BC के, या फिर आपको कुछ एक कंडीशन दिया होगा। तो हमें इसके अंदर याद रखना है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। भैया इसके अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी DE लाइन है ये AB को और जो AC लाइन है अगर इसको इक्वल रेशियो के अंदर कट कर रही है तो यहां पे हमारे पास में कंडीशन आएगी कि DE is parallel to BC। और अगर मान लो कि हमें यह दे दिया जाए कि DE is parallel to BC तो हम लोग दूसरी कंडीशन को बोल सकते हैं कि जो हमारा ये लाइन है ये DE है ये क्या कर रही है कि AB और जो AC है इसको इक्वल रेशियो के अंदर कट कर रही है, इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पहली कंडीशन होती है DE is parallel to BC, फिर इसके बाद में आएगी, ये याद रखना कि फिर इसके बाद में आएगी, और अगर ये है तो इसके बाद में फिर ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो हम याद रखेंगे कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि एक पॉइंट
पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहां पर जैसे कि पॉइंट P है हमारा x1, y1, दूसरा है x2, y2 पॉइंट है, तो हमारी जो डिस्टेंस होगी P क्योंकि वो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यहां पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का पूरा अंडर रूट होने वाला है। बड़ा ही सिंपल है, डिस्टेंस अगर निकालनी है तो रूट कर देना और फिर उसके बाद में आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में कि जैसे कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अब जरूरी थोड़ी कि सभी इक्वल रेशियो के अंदर करेंगे, कोई अलग अलग में कर दे, जैसे कि m1 रेशियो m2 में कर दे, तो आप P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला याद रखना कि P के जो x कोऑर्डिनेट है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि m1 इंटू x2 करेंगे। याद रखना कि ये जो m1 है हम लोग इसको x2 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और जो m2 है इसको हम लोग करेंगे x1 के साथ में मल्टीप्लाई। तो यहां से हमारे पास में p ऑफ x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x2 प्लस ऑफ m2 x1 डिवाइड बाय में होता है m1 प्लस ऑफ m2। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है p के y कोऑर्डिनेट जो कि हो जाएगा m1 y2 प्लस ऑफ m2 y1 डिवाइड बाय में आ जाएगा m1 प्लस ऑफ m2। ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये आपको बहुत ही ज्यादा यूज में आएगा जहां पर कि आपको एग्जाम के अंदर अगर मिलता है कोई बाइसेक्ट का क्वेश्चन मिलता है या फिर आपको ट्राइसेक्ट का क्वेश्चन मिलता है या फिर कहा जाता है कि रेशियो के अंदर स्प्लिट कर, तो वहां पर आपको इस फॉर्मूला को यूज में लेना है। और अगर मिड पॉइंट आपसे पूछ ले जाए कि आप उसका लाइन का जो हमारी ए बी है इसका मिड पॉइंट बताओ, तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, x1 प्लस x2 बाय 2 कर देना है और y के कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 बाय आपको 2 कर देना है। इससे आप निकाल लोगे उसका मिड पॉइंट। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास में सर्कल। सर्कल की पहली कंडीशन ये होती है कि अगर एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, एक से ज्यादा टेंजेंट यहां पर नहीं हो सकती। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास में ये है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो कि हमारा ये सर्कल है O, सर्कल O से अगर R एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी और जो इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होंगी उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होने वाली है। PR इज इक्वल टू यहां पे QR रहने वाला है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट सर्कल के ऊपर इक्वल रहती हैं। और फिर इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, ये है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। की हमारी जो रेडियस है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। ये आंख बंद करके अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा सर्कल का तो देखो, ढूंढो कि टेंजेंट कहां पर है, रेडियस कहां पर है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाओ, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे कि ए बी हमारी टेंजेंट है और जो ओपी है ये है इसकी रेडियस, तो इनके बीच का जो एंगल है ये रहेगा हमेशा ही 90 डिग्री। ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओपी एंड ओपी ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 90 डिग्री। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग रिवाइज करें तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री में तो ये जो टेबल है इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से याद रखो, बहुत ही बड़ी सिंपल है। ऊपर है PBP जिसको कि आप लोग याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद, जिससे कि पंडित का P आ गया, बद्री का B आ गया और प्रसाद का P आ गया। और फिर इसके बाद में है हर हर बोले, ठीक है। ये आपको टेबल ड्रॉ करनी है। अब इस टेबल के अंदर आपको रेशियोज की वैल्यू याद रखनी, जैसे कि साइन की क्या होता है वो होता है P/H, कॉस का क्या होता है वो होता है B/H और जो tan होता है इसका होता है P/B। एक बार मेरे साथ में बोलो, फिर से बोलो जल्दी से कि साइन क्या होता है वो होता है P/H, कॉस क्या होता है वो होता है B/H और tan क्या होता है वो होता है P/B। 3-4 बार इसको बोलो, ये याद हो गया और इस टेबल को भी याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि आपको अगर वैल्यू निकालनी है कि sec थीटा या फिर इनकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे याद रखेंगे, तो ये याद रखो कि sec थीटा मैंने कैसे याद कर रखा है मैं बताता हूं कि अगर sec है s, इसके अंदर s आ रहा है तो इसके साथ में sin नहीं आएगा, तो मतलब यहां पर क्या आएगा cos आएगा। इतना सिंपल तरीके से मैंने याद रखा हुआ है कि sec के अंदर क्या आ रहा है s आ रहा है तो इसके साथ में क्या आएगा cos आएगा, और वहीं पर cosec के अंदर क्या आ रहा है स्टार्टिंग में c आ रहा है तो इसके साथ में यहां पर sin आएगा। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos थीटा होता है और cosec थीटा होता है 1 अपॉन में sin थीटा। इसके बाद में आता है अगला रेशियो जो कि है हमारे पास में cot थीटा, जिसको कि हम लोग 1 अपॉन में tan थीटा भी बोलते हैं। अब आपको एक और जो इंपॉर्टेंट याद रखना वो रखना है कि tan थीटा क्या होता है। tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ये याद रखो कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करोगे तो आपके पास में tan थीटा आएगा। और इसी के साथ में आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, वो याद रखनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास में एक ऐसा ये राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो हमारा
हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कैसा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर ये इसकी क्या होती है, होता है परपेंडिकुलर, ये होता है इसका बेस और ये होता है हाइपोटेनियस। तो आपको ये पाइथागोरस थ्योरम को अभी याद कर लो जिसको भी याद नहीं है, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर ये बेसिक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू के अंदर कि आपको एक रेशियो दे दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि भैया तुम एक काम करो कि साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कि ये है 3/4, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू है वो है 3/4, तो तुम कैलकुलेट करो कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आपको यूज में लेनी होगी पाइथागोरस, पाइथागोरस से आप बेस की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद में टेन थीटा इज इक्वल टू p/b करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं भैया ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे याद रखें। अब देखो एक वीडियो है जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, तो देखो एक मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी थी जो कि बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करी थी, जिसने नहीं देखी उसको अभी बता देता हूं कि आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अपनी अंगुलियों पर याद रख सकते हो। तो देखो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बड़ा ही सिंपल से इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कीजिए, नंबर ऑफ फिंगर को अंडर रूट में लिखिए और उसको डिवाइड बाय कर दीजिए 2 से, तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कैसे हुआ एक बार बताओ भैया, देखो ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो अच्छे से। इसके अंदर आप क्या करो कि आपका हाथ लो, ठीक है, हाथ के अंदर यहां पर मैंने क्या कह रखा है कि अंगूठे की जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री और अंगुली की जो वैल्यू है वो है 30 डिग्री और मिडिल फिंगर की जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, इसकी है 60 डिग्री और इसकी है 90 डिग्री, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज होगी। अब इसके बाद में जब आप इनकी नंबरिंग करोगे आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, ये नहीं करना, आपको स्टार्टिंग कहां से करनी है नंबरिंग को, आपको इसमें स्टार्टिंग है वो आप करेंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट वाला अंगूठा है, अंगूठे को हम लोग कहेंगे कि ये है 0 नंबर का, फिर इसके बाद में ये जो अंगुली है इसका नंबर है 1 और फिर इसके बाद में इसका नंबर है 2 और इसके बाद में इसका नंबर है 3 और इसके बाद में इस छोटी वाली का नंबर है 4, ठीक है, ये आपको इसकी नंबरिंग करनी। अब जो आपने नंबरिंग कर दी, अब आपको मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि आप कैलकुलेट कीजिए कि साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, क्या होगा, तो आपसे कह दिया जाए कि आप कैलकुलेट कीजिए कि साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो मैंने जो समझाया वो ध्यान से देखो, इसके अंदर अंगूठा कितना है 0, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब हमसे 45 डिग्री में पूछा गया तो कौन से नंबर की अंगुली होगी, 0 1 और 2, तो ये होगी 2 नंबर की। तो हम लोग इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ फिंगर कौन सी है, ये है सेकंड नंबर वाली, तो सेकंड नंबर लिखा, डिवाइड बाय में यहां पर हमारा 2 है तो 2 कर दिया, तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कि √2 से ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ √2 बचेगा, तो वैल्यू आ गई 1/√2। कितना आसान था, बहुत ही ज्यादा आसान है। cos थीटा के लिए सिंपल सा फॉर्मूला के अंदर बस एक थोड़ा सा चेंज है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि 4 माइनस, अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 4 में से हमें नंबर ऑफ फिंगर्स को माइनस करना होगा। जैसे कि हमारा बोल रहा है कि cos ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अभी आप देखो कि 45 डिग्री कौन सी अंगुली पर आता है, 0 30 45 सेकंड नंबर पे आया, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखेंगे यहां पर 4 माइनस नंबर ऑफ फिंगर कौन सी, 0 1 और 2, तो सेकंड नंबर की फिंगर आपने लिख दिया 2 और डिवाइड बाय में आ जाएगा 2, तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ जाएगा, ऊपर आएगा √2 अपॉन में 2, तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ गई 1/√2। अब इसी तरीके से आप इसके अंदर वैल्यू इसकी भी कैलकुलेट कर सकते हो, साइन और मतलब cos ऑफ 30 डिग्री के वैल्यू निकालते चलो। ये कैसे निकाले, ये निकालने का बड़ा ही सिंपल है, 0 1 आ गया, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे कि 4 माइनस फिंगर कौन सी है वो है 1, तो यहां पर हो गया 4 माइनस 1/2, तो ये हो गया √3/2 हो गया इसका आंसर। इतना ज्यादा सिंपल है, इस तरीके से आप इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो, ये बात हो गई। या फिर अगर आपको साइन के फॉर्मूलाज याद है तो एक काम करो कि ये है, जैसे कि यहां पर ये है 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, √3/2 हो गया और 1 हो गया। इसको हम लोग अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दे कि जो cos ऑफ 90 है वो होता है 0 और जो cos ऑफ 60 डिग्री है वो होता है 1/2 और साइन ऑफ 30 डिग्री होता है वो होता है 1/2। अगर एक की वैल्यू याद है तो उसको उल्टा कर दो, cos की वैल्यू बन जाएगी। और 10 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, 10 की वैल्यू याद ही मत रखो, सिर्फ और सिर्फ साइन और cos की रखो, उससे सारी की सारी वैल्यूज बन जाएंगी। अब जैसे कि आपको एग्जाम के अंदर आ जाता है कि आपको वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी है 10 ऑफ
30 डिग्री। तो अभी अभी आप जानते हो कि tan ऑफ थीटा क्या होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो आप यहां पर लिखोगे कि sin ऑफ 30 डिग्री डिवाइड बाय में यहां पर हो जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री। और अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि नंबर ऑफ फिंगर, तो यहां पर 0 और 1 के ऊपर आ गया, तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये 1 के ऊपर है तो ये आ गया 1 और डिवाइड बाय में 2। और वहीं पर ही cos थीटा के लिए क्या था, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस नंबर ऑफ फिंगर है वो है 1 डिवाइड बाय में 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आ गया 1/√3। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, या फिर आपके पास में से भी वैल्यू याद है तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी के जो रेशियो होगी, जैसे कि sec थीटा की निकालने तो 1 अपॉन में cos थीटा कर देना, cosec के लिए 1 अपॉन sin कर देना, cot के लिए आपको 1 अपॉन में tan कर देना, बड़े ही सिंपल है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है इसमें, वो आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अंदर ये वाली आइडेंटिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, जो कि है sin स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमेशा 1 होती है। आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो देखना कि कहीं यार ये कोई आइडेंटिटी वगैरह तो नहीं लग रही, तो वहां से वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। और जो दूसरी आइडेंटिटी है जो कि बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो ये है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखो एग्जाम के अंदर अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर आप देखोगे कि इसको उल्टा, जो जैसे कि एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कहीं कहीं पर ये वाली भी काम में आती है, बस इसके अंदर चेंज थोड़ा सा है कि tan स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर ले गए, ठीक है। अब इसके बाद में आता है एंगल ऑफ डिस्पर्जन और यहां पर आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप नीचे खड़े हो और आप ऊपर किसी चीज को देख रहे हो, तो जो आपकी आंखों के ऊपर एंगल बनता है वो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और वहीं पर अगर आप ऊपर छत पर खड़े हो और नीचे खड़े होकर के किसी को देख रहे हो, तो यहां पे जो आपकी आंखों के ऊपर एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये जो एंगल होता है ये होता है हमारे पास में एंगल ऑफ डिस्पर्जन। और इसी के साथ में आपको इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप हाइट और बेस को कैसे लेते हैं। तो याद रखना कि जो थीटा है इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाली जो साइड होती है वो होती है बेस। और इसमें आपको बस इस चैप्टर में 3 चीजें याद रखनी है, इससे आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ये वाला। तो इसके अंदर tan थीटा के लिए आप लोग बोलेंगे हाइट अपॉन में बेस, जो कि परपेंडिकुलर भी होता है। इस केस के अंदर हमने अभी जो ट्रायंगल बनाया था उसके अंदर हाइट अपॉन में बेस होता है। और ये 3 वैल्यूज को याद रखना कि tan ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, वो होता है 1/√3। tan ऑफ 45 डिग्री क्या होता है, वो होता है 1। अगर 45 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हाइट ऑफ बेस और जो हाइट ऑफ टावर है वो इक्वल हो जाएंगी, मतलब कि मतलब क्या बोल सकते हैं, बेस और जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, क्योंकि बहुत जगह पे काम आएगा। नेक्स्ट की तरफ जो कि आता है अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हम देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट तो आपको पता है कि एरिया ऑफ जो हमारा सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका सर्क्यूमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। आर होता है यहाँ पे रेडियस। तो अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे कि ये हमारा सर्कल है और इसमें हमने कि ये सेक्टर मार्क कर रखा है, आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, तो इसका एरिया क्या होगा। तो इसका जो एरिया रहता है कोई भी सेक्टर का, वो रहने वाला है हमारे पास में थीटा अपॉन 360 डिग्री। मतलब थीटा इसका कोई भी एंगल होगा कि ये 60 डिग्री की आर्क है या फिर ये 80 डिग्री की आर्क है, जितने भी डिग्री की आर्क है वो यहां पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर 360 से डिवाइड करके पाई आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेक्टर का पूरे का एरिया आ जाएगा। और वहीं पर अगर हमें ये जो रेड वाला मार्क्ड है इसकी अगर हमें मान लो कि ये निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, तो वो हम निकालेंगे इसी तरीके से थीटा अपॉन में 360 और टोटल कितना है वो है 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ही ज्यादा आसान था, इसके अंदर बस 3 से 4 फॉर्मूला है और आपका ये चैप्टर क्लियर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो इसमें ना 3 चीजें आपको याद रखने, एक तो लेटरल सरफेस एरिया जो कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हो, और उसी के साथ में टोटल सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम। बस 3 चीजें अगर किसी की याद है तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर क्यूब है तो क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होता है 4a स्क्वायर, और अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6a स्क्वायर। और वहीं पर अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम होती है a क्यूब की, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी होती है वो होती है a क्यूब। और अगर इसके डायगोनल की बात करें वो होता है अंडर रूट ऑफ 3 इंटू a। ठीक है, ये 4 चीजें आपको इसमें याद रखने। इसी तरीके से क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड के अंदर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो रहेगा हमारे पास में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट।
और इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया है वो रहेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये रहेगा पूरा पूरा उसका टोटल सरफेस एरिया। मतलब लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या है कि ये जो दीवार हैं ये बस 4 दीवार हैं, ऊपर की और नीचे की दीवार को इंक्लूड नहीं करना है। तो वो अब इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट इसकी वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देना, वहां से इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप मार्क करके लिख लो कि जो ये लेटरल सर्फेस एरिया और कर्व सर्फेस एरिया होता है ये होता है मीटर स्क्वायर में, और अगर यूनिट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो आपको लिखना होगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि इसका जो नंबर है वो रहता है हाफ मार्क्स रहता है कि अगर आप यूनिट लिखते हो नहीं लिखते, और अगर आंसर सही निकाल रहे हो यूनिट नहीं लिख रहे तो वहां पर गलती हो सकती है। और जो वॉल्यूम की रहेगी वो रहेगी मीटर क्यूब। लास्ट के अंदर आंसर में लगा देना कि 70 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब, इस तरीके से आपको ये करना है। देन फिर इसके बाद में हम चलते नेक्स्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर है डायगनल। डायगनल की वैल्यू क्या रहती है, वो रहती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका जो लेटरल सरफेस एरिया रहेगा, मतलब कि इसके जो हम देख सकते हैं उसको यहाँ पर आपसे कह दिया जाएगा कि बेस को टॉप को पेंट नहीं करना और आपको उसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, तो वो याद होना चाहिए 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, बेस का मतलब ये तो टॉप है, ये टॉप है, और उसी के साथ में जो बेस है इसका एरिया भी ऐड कर दिया जाता है। इसका एरिया क्या होगा, ये है सर्कुलर में, तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है भैया, वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो इनका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दोनों का, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें एडिशनल ऐड करना होता है। तो ओवरऑल जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस ऑफ आर, ठीक है। ये आपको याद रखना, देखो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर ही बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद में अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एडिशनल टर्म नहीं है। फिर इसके बाद में आता है होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर क्या होता है कि जिसके अंदर की खालीपन होता है, जैसे कि ये है, इसके अंदर ये वाला जो एरिया है इनर सरफेस, ये जो पूरा पूरा मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला सरफेस है ये पूरा का पूरा इसमें खाली रहता है, बस इसके अंदर यहां से लेकर के यहां तक इसमें मटेरियल रहता है। तो इसका जो हम अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रहता है हमारे पास में 2 पाई एच इंटू आर प्लस ऑफ आर, क्योंकि टोटल रेडियस है हमें यहां पर लेनी होगी तो वो हो जाएगी आर प्लस आर। देन फिर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो वो हो जाता है 2 पाई आर आर प्लस आर इंटू यहां पर देखो एच प्लस ऑफ आर माइनस आर रहता है, ठीक है। देन फिर यहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का नया फॉर्मूला है वो ये है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। देन फिर यहां पर हमारे पास में आता है वो आता है स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है, बॉल। बॉल का बेसिकली टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही रहता है, क्योंकि उसको आप देखोगे तो और कोई सा भी सरफेस नहीं है उसके पास में। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर की पेंट किया जाए तो उसमें से कुछ इंक्लूड। एक बॉल के अंदर क्या होता है, बस टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम रहता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब। और वहीं पर अगर मान लो कि एक स्फीयर है जिसके अंदर की ये जो बाहर वाला एरिया है और एक उसके अंदर एक छोटी सी बॉल है और वो है अंदर से खोखली, तो आप बोल सकते हो होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो टोटल हमें दिखेगा वो तो एक्सटर्नल रेडियस वाला ही तो दिखेगा, इसलिए ये आ गया। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो हो जाता है 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल आर क्यूब। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है वो आता है हेमिस्फीयर। अब देखो हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रहता है 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही मतलब जो स्फीयर था उसका आधा कर दो, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा जो कि हमें दिखता है, लेकिन एरिया ऑफ टॉप भी तो रहेगा नहीं। आप देख रहे हो नहीं, इसमें कटोरी के जैसा है, ये तो कटोरी के जैसा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एरिया ऊपर का भी रहता है, तो वो ऐड होकर के यहाँ पे इसका बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो वॉल्यूम रहती है वो रहती है 2/3 पाई आर क्यूब। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है वो आता है राइट सर्कुलर कोन। तो जो राइट सर्कुलर कोन है उसके अंदर एक नई टर्म आती है, वो आती है स्लेंट हाइट, जिसको कि रिप्रेजेंट करा जाता है एल से। और ये किस तरीके से होती है कि ये जो आपने जैसे टोपी देखी होगी हैप्पी बर्थडे वाली,
तो हैप्पी बर्थडे वाली जो टोपी होती है उसके ऊपर ये इस तरीके से इंक्लाइंड जो होता है इसको कहा जाता है स्लेंट हाइट। ये h हाइट के ऊपर रहती है और इसके साथ में r रेडियस इसका रहता है। स्लेंट हाइट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस ऑफ r स्क्वायर। और वहीं पर अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रहता है पाई आर एल, और l की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है पाई आर इंटू एल प्लस आर रहता है। ये है स्लेंट हाइट। यहां पर हाइट का कहीं पर भी काम नहीं, हाइट का काम है बस और बस वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर इसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वहां पर आता है इसमें हाइट का काम, और सारी जगह पर क्या है वो है स्लेंट हाइट। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं वो आते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है मीन और दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। ठीक है, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीन जो है इसके अंदर एक तो है डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर कि आपको है ना सिंपल सा वैल्यूज निकालनी है। एक्स आई आपको जैसे कि गिवन होगा एफ आई निकालना है, फिर उसके बाद में उसी से एक्स आई एफ आई निकालना है और उसको आपको ऐड करके उसको सॉल्व करना। तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली सभी को ऐड करो, एक्स आई एफ आई को डिवाइड बाय कर दो एफ आई से, तो आपके पास में उसका आंसर आ जाएगा। इसी का ही एक दूसरा मेथड होता है जो कि होता है एज्यूम्ड मीन। ये थोड़ा शॉर्टकट कहा जाता है इसको, ये शॉर्टकट है उसको निकालने का। तो बेसिकली करना क्या कि अगर आपको मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको एज्यूम्ड मीन निकालना होगा और उसके साथ में आपको ऐड कर देना है डी आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसी उसका समेशन, और यहां पर जो डी आई है वो रहता है एक्स आई माइनस ऑफ ए, जो कि एक एज्यूम्ड मीन रहेगा। देन फिर इसके बाद में मीडियन का जो फॉर्मूला है वो रहता है यहाँ पर L, जो कि लोअर लिमिट रहती है क्लास की, और उसी के साथ में N जो है वो रहता है यहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी उन सभी का सम, और यहाँ पर माइनस ऑफ CF क्या है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर आ जाता है F, और इनटू यहाँ पर H जो कि है यहाँ पर हायर लिमिट। और फिर इसी तरीके से हम अगर बात करें मोड की, तो मोड के अंदर क्या हो रहा है, वो हो रहा है L प्लस ऑफ F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये फॉर्मूला है, इनको याद रखो, वैल्यूज पुट करो, सीधा आंसर आएगा। और 2-3 क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करके जाना, सारे सही होंगे। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो है इसका कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको कह दिया जाएगा कि मीडियन की वैल्यू 10 है, मोड की वैल्यू 5 है, तो आप ये बताओ कि मीन की वैल्यू क्या रहेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो, ये वाला अच्छे से याद रख लो। देन फिर इसके बाद में जो लास्ट चैप्टर आता है हमारा वो आता है प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी जो है वो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो रहता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की कितने हमारे फेवर में है, डिवाइडेड बाय में हमारे पास में रहता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी उसकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, जो कि पीई डिनोट करता है, ये जैसे कि इवेंट क्या होते हैं, इवेंट ये होता है कि आपने कॉइन को टॉस कर रहे हो, आप डाइस को रोल कर रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इवेंट। और जैसे कि आपने जैसे कि कॉइन को टॉस करा, तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो 2 सिचुएशन हो सकती है कि आपको हेड मिल जाए और आपको टेल मिल जाए। अगर आपको हेड मिलेगा तो आपका मतलब ये आ गया कि आपको हेड चाहिए, तो आपके लिए हेड ही तो होगा ना फेवरेबल, तो हेड हो जाएगा आपके लिए फेवरेबल। टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। और इसी तरीके से डाइस के अंदर बात करें तो डाइस के अंदर 6 चीजें आ सकती हैं, 1 से लेकर के 6 तक। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे वो हो जाएंगे 6। और यहां पर अगर बात करें फेवरेबल कितना है, जैसे कि आपको बोल दो कि भैया मेरे को 3 नंबर चाहिए, तो आपका 3 नंबर कितनी बार आ सकता है, वो आ सकता है 1 बार, और 1/6 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर वहीं पर ही 2 डाइस को रोल कर देते हैं एक साथ, तो यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1-1 का, 1-2 का, 1-3 का, फिर इसके बाद में बन जाएगा 2-1 का, 2-2 का, ऐसे करके लास्ट में 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी निकालो कि उनके अंदर उनका सम 10 हो, तो आपको सभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल निकालनी, डिवाइड बाय में ये करके आपको सॉल्व कर देना है। और हमेशा याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये हमेशा बात याद रखना कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 हो सकती है पर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी है, जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम के अंदर आने वाला है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अटक के मत रह जाना कि अगर क्वेश्चन यार तो मुझे सॉल्व करना ही करना है, उसको छोड़ दो, अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना और सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करना, और पेपर बहुत ही ज्यादा ईजी आएगा। और तुम इस बार मैथ्स का पेपर फोड़ के आने वाले हो। और अगर केस बेस्ड क्वेश्चन ही देखे तो यहां पर क्लिक करके केस बेस्ड क्वेश्चन को देख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है।